वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 173 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर, यानी स्टैटिक जीके होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ की। आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 173 है, जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड आवास का निर्माण किया है? बताइए, लखनऊ में, जैसलमेर में, बेंगलुरु में या फिर अहमदाबाद में? तो भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद में अपने सैनिकों के लिए पहले 3D प्रिंटेड आवास का निर्माण किया, तो डी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए पहले 3D प्रिंटेड आवास का निर्माण किया है और अहमदाबाद कैंट में बनाए गए इस आवास का उद्घाटन 28 दिसंबर 2022 को किया गया। तल और एक मंजिला का यह 3D प्रिंटेड आवास आपदा रोधी एवं जोन 3 भूकंप क्षेत्रों के नियमों एवं ग्रीन बिल्डिंग मानकों का जो है पालन करता है। और इस तकनीक में 3D प्रिंटर का उपयोग जो है किया गया है। यह कंप्यूटरीकृत त्रिआयामी डिज़ाइन पर आधारित है और इसमें खास तौर पर तैयार डिज़ाइन के अनुसार विशेष प्रकार के कंक्रीट से जो है परत दर परत आधार पर 3D ढांचा तैयार किया गया है। और आवास इकाई का निर्माण जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा MI को प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से नवीनतम 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से किया गया है। तो अहमदाबाद को याद रखिएगा, डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शेयर बाजारों से निवेशक जोखिम न्यूनीकरण पहुंच मंच स्थापित करने का आदेश दिया है? बताइए। देखिए, शेयर मार्केट जो है इससे रिलेटेड इन सबको कंट्रोल जो है सेबी करती है। ठीक है, तो सेबी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी सी है इसका आंसर। तो बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शुक्रवार को जो है शेयर बाजारों से निवेशक जोखिम न्यूनीकरण पहुंच मंच स्थापित करने को कहा, ताकि निवेशकों को कारोबारी सदस्य द्वारा प्रदान की जाने वाली ट्रेडिंग सेवाओं में जो है व्यवधान के मामलों में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने या लंबित आदेशों को रद्द करने का अवसर मिल सके। सेबी ने कहा है इसमें हाल के दिनों में प्रतिभूति बाजार में प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के साथ व्यापार सदस्यों के सिस्टम में गड़बड़ी के मामले में वृद्धि हुई है, जिनमें से कुछ ट्रेडिंग सेवाओं और निवेशकों की शिकायतों में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक्स हो गए, जो भी ब्रोकर्स इनको खिलाते हैं, ठीक है, उनको ये सेबी ही कंट्रोल करती है, यही मानक और नियम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वर्ष 2022-23 के लिए भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? इस तरह के सवाल जो है पीसीएस की परीक्षा में पूछ लेते हैं, आंकड़े आधारित। और एग्जैक्ट नंबर में जो है 95% गलत ही होता है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर में जो है आंसर नहीं होता है। तो सबसे पहले एलिमिनेट करिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर को, 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर को। यहाँ उत्तर है 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वाणिज्य असूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद बास्केट हेतु 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा चालू वित्त वर्ष के 8 महीने के दौरान 17.435 बिलियन डॉलर का निर्यात जो है पहले ही अर्जित कर लिया गया है। और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 के चालू वित्त वर्ष के 8 महीनों यानी अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान पिछले वित्त वर्ष यानी 2021 और 22 की समान अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ गया है? 16% बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में तेलंगाना के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इरोड हल्दी, हींग, काला चना, लाल चना। इरोड हल्दी तो तमिलनाडु की है। हाल ही में तेलंगाना के लाल चने को जो है जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, लाल चना। देखिए तेलंगाना राज्य के तंदूर और उसके आसपास के वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल चना जो है उपजाया जाता है, और हाल ही में इसे ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। और इसके साथ तेलंगाना राज्य के जीआई टैग पंजीकृत उत्पादों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 16 हो गई है। और लाल चना जो है पोषक तत्वों से भरपूर होता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लगभग 24% इसमें प्रोटीन है। ठीक है, अन्य किसी अनाज की तुलना में 3 गुना अधिक है। जो कि इरोड हल्दी की बात करें तो तमिलनाडु का जीआई टैग है, और इसको इरोड हल्दी को 6 मार्च 2019 को जो है जीआई टैग मिला था उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना, ठीक है, जो फिजिकल सोना खरीदते हो आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और यूपीएससी का फेवरेट है ये, इससे प्रश्न बनते हैं। तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जो है जारी करती है भारत सरकार की ओर से। सी है इसका आंसर। देखिए सरकार ने जो है सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। कब की थी? 2015 में, याद रखिएगा, नवंबर 2015 में। और गोल्ड यानी स्वर्ण बॉन्ड जो है सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किए जाते हैं। ये भारत सरकार की ओर से आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से नहीं जुड़ा था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और किसी भी तरह से पूछा जा सकता है ये। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से जुड़े थे सचिंद्र सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। नहीं जुड़े थे बाल गंगाधर तिलक। देखिए देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और थे चंद्रशेखर आजाद। और इनमें सचिंद्र सान्याल जो है इस संगठन के अध्यक्ष थे और संस्थापक देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे। इससे हुआ क्या? कलकत्ता में भयंकर दंगे भड़क उठे। ठीक है, सैकड़ों लोग मारे गए। आपको बताना है कि इन दंगों को शांत करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार पटेल, अरविंद घोष। प्रश्न 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया। ठीक है, कलकत्ता में दंगे भड़के और इनको शांत करने के लिए गांधी जी ने अनशन चलाया, अंततः वो दंगे रुके। तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अप्रैल 1946 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। इसमें घोषणा की गई कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में व्यापक हिंसा और रक्तपात हुआ और कलकत्ता के नोआखाली में दंगा हुआ जिसमें सैकड़ों निर्दोष मारे गए और गांधी जी ने वहां जाकर अनशन किया, तब जाकर नरसंहार रुका। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से कौन 31 अक्टूबर 1920 को गठित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। और उपाध्यक्ष पूछ ले तो जोसेफ बैप्टिस्टा। देखिए मजदूरों के आंदोलन को एक नई धार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास कार्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन था। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, प्रश्न पूछते हैं ये। देखिए लाला लाजपत राय इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे और जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष बने। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस समर्थन की वजह से वर्ष 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया। निम्नलिखित में से किस स्थिति को गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया था? प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा इसको। बताइए 13 मार्च 1930, 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 या 10 मार्च 1930? 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था और इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चलाया गया। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 मार्च 1930 तक। देखिए गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों के द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था और दांडी की तर्ज पर भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा बम्बई और कराची जैसे तटीय शहरों में नमक बनाने हेतु भीड़ का नेतृत्व किया गया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक विकास पहल प्रस्तावित है? रूस, चाइना, भारत, ब्राजील। वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक विकास पहल ये चीन की है, तो भी है इसका आंसर। देखिए वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक विकास पहल दोनों चीन द्वारा प्रस्तावित है। वैश्विक सुरक्षा पहल सामान्य, व्यापक, सहयोगात्मक और सतत सुरक्षा के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध होगी और यह पहल आपसी सम्मान, खुलेपन और एकीकरण के एशियाई सुरक्षा मॉडल का निर्माण करेगी। चीन की वैश्विक विकास पहल विकास को प्राथमिकता देगी, जन केंद्रित मूल अवधारणा को अपनाती है। ये अधिक मजबूत, हरित और अधिक ध्वनि वैश्विक विकास का आह्वान करती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आज हाल ही में चर्चा में रहा विदेश व्यापार महानिदेशालय निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? विदेश व्यापार महानिदेशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? इसके नाम से लग रहा है कि ये विदेश मंत्रालय के अधीन होना चाहिए, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है। यह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन, तो ए है इसका आंसर। देखिए विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है तथा विदेश व्यापार महानिदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 1991 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, जब सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण हुआ और यह संगठन विनियमन के माध्यम से विदेश व्यापार को विनियमित करने और बढ़ावा देने के काम में जो है मूल रूप से लगा हुआ है। उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण तथा निर्यात बढ़ाने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर विदेश व्यापार महानिदेशालय को सूत्रधार की भूमिका सौंपी गई है तथा देश के हितों को ध्यान में रखकर आयात या निर्यात के नियंत्रण या निषेध के स्थान पर निर्यात या आयात के संवर्धन एवं सुगमता पर बल दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और यह भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, जैव आतंकवाद या जैविक युद्ध के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? चेचक, प्लेग, बोटुलिज्म, वायरल रक्तस्रावी बुखार। देखिए ये सब हो सकता है जैव आतंकवाद या जैविक युद्ध के कारण। डी है इसका आंसर 1 2 3 4। तो जैव आतंकवाद का आशय क्या है? जैव आतंकवाद का आशय उस स्थिति से है जब किसी वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कीटाणुओं का जानबूझकर प्रसार किया जाता है और इसके प्रभाव से मनुष्य और जानवर न केवल बीमार पड़ सकते हैं बल्कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कोविड के दौरान यही तो हुआ। साथ ही इसके कारण फसलों के खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। देखिए बैसिलस एंथ्रेसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके कारण एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती है और जैविक हथियार के रूप में जो है इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। उच्च प्राथमिकता वाले जैव आतंकवाद एजेंट में एंथ्रेक्स यानी बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है, वो बोटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है, प्लेग जो है यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, चेचक जो है वेरियोला मेजर से होता है और टुलारेमिया ये फ्रांसी सेला टुलारेंसिस से होता है और वायरल रक्तस्रावी बुखार जो है फिलोवायरस और एरिना वायरस से होता है। ठीक है, ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। डी है इसका आंसर। देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 3 आयामों के माध्यम से स्थिर, कुशल, सुलभ और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव के लिए 115 देशों की तत्परता को मापता है।
आर्थिक विकास में वृद्धि, स्थिरता एवं ऊर्जा संरक्षण तथा पहुंच इसके तीन संकेतक हैं। ठीक है, यह वैश्विक ऊर्जा वातावरण में हाल के विकास के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की बढ़ती तात्कालिकता पर जो है विचार करता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती हैं। वैश्विक ऊर्जा संकलन सूचकांक जो ऑप्शन में था, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक आईटी रिपोर्ट, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये भी पूछी जाती है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का सवाल है। वर्ल्ड ज्योग्राफी है। जापान के निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है, यानी नॉर्थ टू साउथ लगाना है। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा भी जा चुका है ये। देखिए, जापान में जो सबसे उत्तर में हो जाएगा वो है होकाइदो। उसके नीचे जब आओगे तो होन्शु है, उसके नीचे है शिकोकू और सबसे नीचे है क्यूशु। तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये आ जाइए। देखिए, होकाइदो ये है, ठीक है, सबसे नॉर्थ में। उसके नीचे आइए होन्शु, उसके भी नीचे आ जाइए शिकोकू और सबसे दक्षिण में है क्यूशु। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? युग्म समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोथल। देखिए, लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर स्थित है और इसे एसआर राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। इसकी खोज एसआर राव ने ही की थी 1954 में, और उन्हीं के नेतृत्व में 1957-1958 में यहाँ उत्खनन किया गया और यहाँ से मिस्र व मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में वृत्ताकार व चतुर्भुज अग्निवेदियाँ, गोरिल्ला की मृण मूर्ति, ममी, 3 युग्म शवाधान, ये ऑप्शन में था। ठीक है, मतलब प्रश्न है इसके ऊपर। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की आकृति और चक्की के 2 पार्ट, हाथी दांत की पटरी और रंगाई कुंड इत्यादि जो है शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर का जो उत्खनन हुआ था वो ए रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रंगपुर जो है गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में सुकभादर नदी के समीप स्थित है और इस स्थल का उत्खनन वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ राव के नेतृत्व में किया गया। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं और रंगपुर से मिले मिट्टी के कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो है धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं। और यह ऐतिहासिक स्थल गोहिलवाड़ क्षेत्र के सुकभादर नदी के पश्चिम समुद्र में गिरने के स्थान से जो है कुछ ऊपर की ओर स्थित है। और यहाँ पहली बार की गई खुदाई के अवशेषों से विद्वानों ने यह समझा था कि ये हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम प्रसार के चिन्ह हैं, जिनका समय लगभग है 2000 ईसा पूर्व। देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए जिनमें प्रमुख हैं अलंकृत व चिकने मृदभांड, ठीक है, जिन पर हिरण तथा अन्य पशुओं के चित्र अंकित हैं, सोने एवं कीमती पत्थर की बनी हुई गुड़ियाँ और धूप में सुखाई हुई ईंटें, और यहाँ से भूमि की सतह के नीचे नालियाँ और कमरों के चिन्ह भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? फाहियान ने इंडिका पुस्तक लिखी और फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका फाहियान की थोड़ी है, ठीक है, मेगास्थनीज की है, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फाहियान तो एक चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध भिक्षु था। दोनों के दोनों गलत हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में उसके दरबार में भारत आया था। तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसको। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर का ग्रीक राजदूत था, ना कि चीनी यात्री। ठीक है, फाहियान था चीनी यात्री या बौद्ध भिक्षु जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय निम्नलिखित में से किसने काकतीय की रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत का दौरा किया? मार्को पोलो, मेगास्थनीज, हुएनसांग, निकोलो कोंटी?
हुएनसांग तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। मैगस्थनीज आपने ऊपर देख ही लिया है। निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य में आया। मार्को पोलो यहाँ उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मार्को पोलो एक यूरोपीय यात्री था। उसने काकतीय की रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत का दौरा किया था, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी निकोलो कॉन्टी की बात करें तो इतावली व्यापारी था। उसने विजयनगर के देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। हुएनसांग का तो सभी को पता होगा, चीनी यात्री था जो प्राचीन काल में 627 से 643 ईस्वी के बीच भारत आया। उसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भौगोलिक दृष्टि से सिंधु सभ्यता में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, पंजाब, उड़ीसा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब है, उड़ीसा नहीं है। और यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो भौगोलिक दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता है इसका शहरीकरण। अगर प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो गलत है वो स्टेटमेंट, क्योंकि ये शहरी थी, ठीक है। सड़कें समकोण पर काटती थी और जल निकासी के लिए नालियाँ। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज से संबंधित नहीं है? अलेक्जेंडर वॉन्स, आर.डी. बनर्जी, रवि शास्त्री भंडारी, चार्ल्स मेसन। आर.डी. बनर्जी हैं, चार्ल्स मेसन है, अलेक्जेंडर वॉन्स है, नहीं है तो रवि शास्त्री भंडारी। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से जुड़े तथ्य हैं ये। देखिए, हड़प्पा के सिंधु घाटी स्थल का दौरा पहली बार किया था 1826 में चार्ल्स मेसन ने, और 1831 में अलेक्जेंडर वॉन्स द्वारा अमरी का दौरा किया गया। चार्ल्स मेसन पहले यूरोपीय थे जिन्होंने पंजाब में साहिवाल के पास हड़प्पा के खंडरों की खोज की, जो अब पाकिस्तान में है। आर.डी. बनर्जी और मोहनजोदड़ो की खोज की। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो सबसे पुरानी और सबसे अच्छी संरक्षित बस्ती हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1920 के दशक में सिंधु घाटी की खुदाई की थी, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे पुराने शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरों का पता चला था। और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज के बाद ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मार्शल ने घोषणा की कि सिंधु घाटी क्षेत्र में लगभग 2500 ईसा पूर्व एक शहरी सभ्यता मौजूद थी। तो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट। और इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो। और PDF प्राप्त करने के लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, लाइक कर दिया कीजिए अगर टेस्ट पसंद आता है तो। ना भी पसंद आए तो प्रैक्टिस हर दिन करते रहिए, ठीक है। बेनिफिट देगा ही देगा एग्जाम में। धन्यवाद।